हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बिहार स्टाफ नर्स के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में हम लेकर हाजिर हैं टॉप 30 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 16 के साथ। यदि आप इसके साथ साथ यूपी, एनएचएम, बिहार, एमपी या किसी भी स्टेट के स्टाफ नर्स या सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार जबरदस्त होने वाला है। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए भी ये सेशन होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पुरुषों में शुक्राणु कहाँ परिपक्व और संग्रहित होते हैं। जो पुरुष हैं इनमें शुक्राणु कहाँ पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं और संग्रहित यानी क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है एपिडिडिमिस या वास डिफरेंस या प्रोस्टेट ग्रंथ या सीमिनल वेसिकल। तो कहाँ पर होते हैं, तो पुरुषों में हमारे जो शुक्राणु हैं कहाँ पर परिपक्व होते हैं। तो पुरुषों में शुक्राणु एपिडिडिमिस में क्या होते हैं, संग्रह परिपक्व और संग्रहित होते हैं। शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, टेस्टिस में क्या होते हैं, बनते हैं, परंतु एपिडिडिमिस में क्या होते हैं, परिपक्व होकर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा, महिला प्रजनन तंत्र में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है। जो महिला प्रजनन तंत्र है उसमें निषेचन कहाँ पर होता है। गर्भाशय में फेलोपियन ट्यूब या एम्पुला में या गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स या वेजाइनल यानी योनि में। तो कहाँ पर महिला प्रजनन तंत्र में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है। तो महिला प्रजनन तंत्र में सामान्यतः निषेचन फेलोपियन ट्यूब या का एम्पुला में होता है। फेलोपियन ट्यूब के क्या होता है, एम्पुला में होता है। निषेचन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कल, भ्रूण का हृदय कितने सप्ताह में धड़कना शुरू करता है। दूसरे सप्ताह, तीसरा, चौथा, आठवां। तो भ्रूण का हृदय कितने समय बाद धड़कना शुरू करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th वीक यानी चौथे सप्ताह में। भ्रूण का हृदय 21 से 22 दिन यानी चौथा सप्ताह पर क्या होता है, धड़कना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्यतः प्रसव के लिए सबसे अनुकूल पेल्विस का प्रकार कौन सा है। गायनेकॉइड, एंड्रॉइड या एंथ्रोपॉइड या प्लेटिपेलॉइड। तो कह रहा है जो सामान्यतः प्रसव के लिए सबसे अनुकूल पेल्विस का प्रकार कौन सा है। तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायनेकॉइड। गायनेकॉइड पेल्विस सबसे फेवरेबल होती है और यह सामान्य प्रसव के लिए क्या आती है, बहुत ही बेस्ट होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नवजात में पुनर्जीवन में पहला कदम क्या है। श्वास नली साफ करना, छाती दबाना, द्रव चढ़ाना या एड्रेनालिन देना। तो हमारा कह रहा है नवजात पुनर्जीवन में पहला कदम क्या होता है। नवजात के पुनर्जीवन के लिए पहला कदम हमारा होता है श्वसन नली साफ करना। श्वसन नली को क्या करना, क्लीन एयर वेज। श्वसन नली को क्या करना, साफ करना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। इसमें सबसे पहले क्या है, नवजात का वायु मार्ग साफ किया जाता है ताकि सांस क्या हो सके, शुरू हो सके, यानी श्वसन नली साफ करना। नेक्स्ट कर भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम किससे होती है। जो भ्रूण है इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम किससे होती है। विटामिन B12 से, विटामिन C से, फोलिक एसिड या विटामिन के। तो कह रहा भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम किससे होती है। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम फॉलिक एसिड से होती है। किससे, फॉलिक एसिड। गर्भावस्था की शुरुआत में फॉलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब क्या होते हैं, डिफेक्ट को रोके जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा, सामान्य भ्रूण हृदय दर कितनी होती है। 60 से 100, 110 से 160, 170 से 200 या 80 से 90 पर मिनट। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 100 से 160 कहीं देता है या 110 से 160 पर मिनट भ्रूण की सामान्य हृदय दर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का अपगार स्कोर कब लिया जाता है। 1 और 5 मिनट, 2 और 10 मिनट,
3 और 8 मिनट या 4 और 9 मिनट। तो अपगार स्कोर 1 और 5 मिनट पर लिया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। नवजात का अपगार स्कोर जन्म के 1 और 5 मिनट पर क्या किया जाता है, लिया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी पीपीएच की प्रथम प्रबंधन क्रिया क्या है। गर्भाशय का मालिश, रक्त चढ़ाना, गर्भाशय निकालना या एंटीबायोटिक देना। तो कह रहा प्रसवोत्तर रक्तस्राव पीपीएच की प्रथम प्रबंधन क्रिया क्या है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी पीपीएच की प्रथम प्रबंधन क्रिया क्या है। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, गर्भाशय की मालिश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूटेराइन मसाज, गर्भाशय की मालिश। पीपीएच में सबसे पहले यूटेरस को क्या किया जाता है, मसाज करके कंट्रैक्शन को क्या करते हैं, कराया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गर्भावस्था में कौन सा टीका कंट्राइंडिकेटेड है। कंट्रा इंडिकेटेड है। गर्भावस्था में कौन सा टीका क्या है, कंट्राइंडिकेटेड है। टीटी, एमएमआर, हेपेटाइटिस बी या इन्फ्लुएंजा। तो अगर गर्भावस्था में कौन सा टीका कंट्राइंडिकेटेड है, कंट्राइंडिकेटेड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीटी, एमएमआर या हेपेटाइटिस बी या इन्फ्लुएंजा। तो राइट आंसर हो जाएगा एमएमआर। गर्भवती महिलाओं को लाइव वैक्सीन जैसे एमएमआर नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है। आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन बी12 की कमी या थैलेसीमिया। तो कह रहा गर्भवती महिला में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो गर्भवती महिला में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण हमारा है आयरन की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। गर्भावस्था में बढ़ी हुई रक्त मात्रा के कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे आम होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा प्रसव में शोल्डर डिस्टोसिया कब होता है। सिर बाहर आता है पर कंधा फंस जाता है, पैर बाहर आते हैं, सिर बाहर नहीं आता या प्लेसेंटा नहीं निकलता। तो कह रहा प्रसव में शोल्डर डिस्टोसिया कब होता है। प्रसव में शोल्डर डिस्टोसिया कब होता है, तो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिर बाहर आता है पर कंधा फंस जाता है। गर्भावस्था में बढ़ी हुई रक्त मात्रा के कारण, सॉरी ये हमारा क्या है, सिर बाहर आता है किसमें, शोल्डर डिस्टोसिया कब होता है। कह रहा क्या है, शोल्डर डिस्टोसिया तब होता है जब फेटल शोल्डर पेल्विक ब्रीम में क्या होता है, फंस जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा एक स्वस्थ नवजात का जन्म वजन कितना होना चाहिए। 1.5 से 2, 2.5 से 3.5 या 3.5 से 4.5 या 4.5 से 4.5 से 5 केजी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.5 केजी के बीच क्या होना चाहिए, जन्म के समय स्वस्थ नवजात की होनी चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा टीकाकरण के लिए बीसीजी कब दिया जाता है। जन्म के समय 6 सप्ताह, 9 माह, 5 वर्ष। तो बीसीजी का टीका कब दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जन्म के समय दिया जाता है। तो बीसीजी जन्म के समय दिया जाता है ताकि टीबी से क्या हो सके, सुरक्षा मिल सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा शिशु को पहली बार स्तनपान कब करानी चाहिए। जन्म के पहले आधे घंटे में, 6 घंटे बाद, 24 घंटे बाद या 3 दिन बाद। तो शिशु को पहली बार स्तनपान कब कराना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के आधे घंटे में। WHO के अनुसार शिशु को पहले 30 मिनट में स्तनपान देना चाहिए। मतलब क्या, पहले आधे घंटे में क्या करना चाहिए, शिशु को स्तनपान देना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को जल्दी से क्या कर लीजिए, लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे। हमारा सिद्धांत है हर बच्चा क्या बने, सरकारी नौकरी ले ले। यदि
पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारा मेन सिद्धांत है नो फालतू बकवास, ओनली सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कम समय में बेहतरीन कर सकते हैं। करा टिटनेस टॉक्साइड टीटी का दूसरा डोज गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? पहले डोज के 2 सप्ताह बाद, पहले डोज के 4 सप्ताह बाद, पहले डोज के 8 सप्ताह बाद या प्रसव के समय। तो करा टिटनेस टॉक्साइड यानी टीटी का दूसरा डोज गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? टीटी का दूसरा डोज गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? कोलोस्ट्रम, सॉरी तो दूसरे क्वेश्चन के करा टिटनेस टॉक्साइड टीटी का दूसरा डोज गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? तो पहले डोज के 4 सप्ताह बाद, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। टीटी के 2 डोज 4 सप्ताह के अंतराल पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा कोलोस्ट्रम क्या है? पहला गाढ़ा पीला दूध या सामान्य दूध या कृत्रिम दूध या संक्रमित दूध। तो कोलोस्ट्रम होता क्या है? बहुत ही ताकतवर होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कोलोस्ट्रम माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो बच्चे के लिए क्या कहता है? एंटीबॉडी का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, टी से टिटनेस। तो राइट आंसर क्या आएगा? डीपीटी। तो सीधे आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन बच्चों को डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस से क्या करता है? बचाता है। पर्टूसिस मतलब क्या? काली खांसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा नवजात के लिए सबसे अच्छा पोषण क्या है? माँ का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या फार्मूला मिल्क। तो नवजात के लिए क्या होता है? सबसे अच्छा पोषण क्या दे सकता है? माँ का तो दूध ही देगा, उससे अच्छा पोषण कोई नहीं है, तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं माँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत देखभाल या परिवार एवं समुदाय का स्वास्थ्य सुधार, केवल अस्पताल देखभाल या केवल रोग उपचार। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? परिवार एवं समुदाय की स्वास्थ्य सुधार, हेल्थ ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लक्ष्य पूरे समुदाय का स्वास्थ्य क्या करना है? सुधारना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा भारत में आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त आवास, स्वास्थ्य बीमा, रोजगार सृजन। तो कह रहा भारत में आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना में गरीब परिवारों को क्या किया था? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला सिद्धांत क्या है? समानता, लागत, लाभ, विलासिता। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला सिद्धांत क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पहला सिद्धांत हमारा है समानता। समानता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मूल सिद्धांत क्या है? सबको समान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा कीटाणु क्षय रोग यानी टीबी का कारण बनता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या क्लोस्ट्रीडियम टेटनी या साल्मोनेला टाइफी या स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमारा क्या कर रहा क्वेश्चन? कौन सा कीटाणु क्षय रोग यानी टीबी का कारण बनता है? तो टीबी का कारण बनता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है ओआरएस घोल किस बीमारी में दिया जाता है? दस्त, खांसी, बुखार, खसरा। तो ओआरएस घोल क्या करता है? पानी की कमी को पूरा करता है। तो ये हमारा डायरिया यानी दस्त में दिया जाता है और यह दस्त में हुई पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दवाओं के कितने मुख्य प्रशासन मार्ग होते हैं? 2, 3, 4, 5।
तो दवाओं के कितने मुख्य प्रशासन मार्ग होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 3 हो जाएगा। 3 मुख्य मार्ग कौन कौन से हैं? तो मुख्य मार्ग कौन कौन से हैं? ओरल, फिर पेरेंट्रल, फिर हमारा तीसरा है टॉपिकल और इन्हेलेशन। टॉपिकल, सॉरी ये तो 4 है ना, ये क्या होंगे? इसके 3 नहीं, क्या होते हैं? 4 मुख्य मार्ग होते हैं। तो हमारा ओरल, पेरेंट्रल हो गया, टॉपिकल और हमारा है इनहेलेशन। इनहेलेशन, ये 4 प्रकार है। क्या दवाओं के मुख्य प्रशासन मार्ग कितने हैं? 4 हैं। ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल और इनहेलेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा बच्चों का स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस उद्देश्य से है? शिक्षा सुधारना, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, खेलकूद प्रोत्साहन, रोजगार उपलब्ध कराना। तो बच्चों का जो हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है किस उद्देश्य से है? तो बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारना और रोगों की क्या करना? रोकथाम करना है। नेक्स्ट तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, खेलने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार या भोजन का अधिकार? तो बच्चों के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार, जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर सकता है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार बुनियादी है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक क्या है? कार्य करने की क्षमता, सामाजिक संबंध, तनाव सहनशीलता या सभी? तो कह रहा WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक क्या है? WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक हमारा होता है ऑप्शन नंबर सभी। यानी कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, सामाजिक संबंध होना चाहिए और तनाव सहनशीलता, ये तीनों गुण होने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य में क्या है? मानसिक स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल है? काम करना, तनाव सहना और संबंध निभाना, ये तीनों क्या शामिल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की मुख्य भूमिका क्या है? रोग उपचार, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, केवल दवा देना या केवल रिकॉर्ड रखना? तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका होती है? तो नर्स की क्या भूमिका होती है सामुदायिक स्वास्थ्य में? रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। सामुदायिक नर्स रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में क्या करती है? कार्य करती है। तो बढ़ते हैं लास्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा करा पर्यावरण स्वच्छता क्यों आवश्यक है? पर्यावरण स्वच्छता क्यों आवश्यक है? रोग की रोकथाम के लिए या जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए या सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए या उपरोक्त सभी? तो कह रहा पर्यावरण स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण स्वच्छता सभी चीज के लिए, रोगों की रोकथाम करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए, ये सारे हमारे हो जाएंगे राइट। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कर देना? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।